हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस 1 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के कम से कम आपको पॉलिटिकल साइंस के इसमें हम देखने को मिलेंगे 63 क्वेश्चन, यानी कि 63 कवर करने वाले हम लोग। मैक्सिमम 1 घंटे में हम लोग कवर करेंगे 63 क्वेश्चन, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावना भी है। सो प्लीज़ जुड़ जाइए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी इस तरह के प्रैक्टिस सेट लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। डियर, ये प्रैक्टिस सेट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरह के प्रैक्टिस सेट 1 मैं आपको प्रैक्टिस जो है कम से कम 20 प्रैक्टिस करवाऊँगा। टाइम अगर मिलता रहा तो फिर आगे भी ये कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टीजीटी पीजी एलटी का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और जीआईसी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का हम अपना। देखिए डियर, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। यानी कि किसी राज्य की जो विधान परिषद है और उसको किसके द्वारा बनाई जा सकती है या फिर उसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति यानी कि संसद, और भारत के राष्ट्रपति और संसद। सी है राज्यसभा, संबंधित राज्यसभा की विधानसभा द्वारा बनाई जा सकती है, या फिर संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई जा सकती है। इसका ऑप्शन आपको बताना है। डियर फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए संविधान संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद ही किसी भी विधान परिषद का निर्माण करती है। विधानसभा या विधान परिषद का क्षेत्रों को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। तो सारे काम जो है कौन करता है, विधानसभा की संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद का ये कार्य होता है कि किसी भी विधान परिषद को उसको समाप्त किया जा सके या फिर बनाया जा सके। अभी जम्मू कश्मीर में जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में। और उसकी बात की जाए तो 6 राज्यों में 2 सदनी विधान परिषद है, ये आपको पता होना चाहिए। 6 राज्यों में जो है 2 सदनी विधानमंडल अस्तित्व में है, ठीक है। तो आपको मैं वो नाम बता दूं, तो चलिए मैं नाम बता देता हूं। आपका यूपी हो जाएगा पहला, बिहार हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना हो जाएगा। साथ में कर्नाटक भी है, आपका क्या है, कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में आपका क्या है, 2 सदनी विधानमंडल है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, डियर, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम नहीं होगी। कितने से ज़्यादा इन मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की संख्या जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो है ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के 20% सदस्यों से, ऑप्शन बी लोकसभा के 10% सदस्यों से, ऑप्शन सी लोकसभा के 15 सदस्यों से, लोकसभा के 25% सदस्यों से। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। तो देखिए 15% से अधिक प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है ये अधिक नहीं हो सकती है। ये किस प्रावधान में किया गया ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन जब हुआ 2003 में, तो उसमें ये बताया गया कि जो मंत्रियों और उप प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या होगी 15% से ज़्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की 15% सदस्य संख्या को सीमित किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डियर, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मुझे थोड़ा सा डिफिनेशन करना पड़ रहा है, जिसके लिए आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि केवल मैं आंसर टिक करते चलूँ तो मैं उस तरह भी बोल सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड किया जाए मेरी तरफ से। अब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि मैं केवल ऑप्शन ही टिक करके बताते ही चलूँ, ये आपको मैं
आपके द्वारा जो एडवाइस दिया जाएगा मैं उसका ज़रूर से कोशिश करूँगा कि वैसा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? यानी कि भारत के संविधान में कहीं फेडरल शब्द का उल्लेख किया गया है कि नहीं, इसका कहने का ये मतलब है प्रस्तावना में किया गया है, भाग 3 में किया गया है, कहीं भी वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ये आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है, इसका वर्णन कहीं मतलब फेडरल शब्द जो है ये अमेरिका में किया गया है। इंडिया में तो क्या किया गया है, इंडिया में केवल भारत जो है भारतीय राज्यों का संघ है, यहाँ पे संघ का उल्लेख किया गया है भारत में। ठीक है, ठीक है। फेडरल जो है कहाँ पे है, अमेरिका में ये शब्द यूज किया गया है, जबकि इंडिया में ये शब्द भारत में कहीं भी नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि किसी भी राज्य में संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि जब भारत राज्यों का संघ है, अमेरिका का जो राज्य है वो संघ से अलग हो सकता है, यानी कि संघ से अलग है, उसके पास उसकी शक्तियाँ अलग है। अमेरिका में डबल नागरिकता दी जाती है, दोहरी नागरिकता दी जाती है, जबकि इंडिया में केवल एकल नागरिकता है और राज्यों को भारत से अलग होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी संसद के 2 सत्रों के मध्य जो अधिकतम अंतराल होता है कितना नहीं होना चाहिए, 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह। चलिए जल्दी से बताइए इनमें ऑप्शन कौन सा सही होता है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। आप 6 माह, यानी कि 6 माह से कोई भी संसद हो, इंडिया की कोई भी संसद सत्रों में से उसमें से 6 माह से अधिक 2 सत्रों के मध्य अंतर नहीं होने चाहिए। यानी कि 6 माह में एक सत्र हो जाएगा, फिर 6 माह में दूसरा सत्र हो जाएगा। यानी कि अधिकतम सत्रों की बात किया जाए तो एक वर्ष में 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं संसद के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुआ है कि जो मूल संरचना की बात की गई है, संविधान की किस अधिसंरचना मतलब संविधान के किस अवधारणा में किया गया है कि मूल संरचना की अवधारणा के वाद में प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन नंबर ए है A.K. गोपाल बनाम मद्रास सरकार राज्य है, बी है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, और डी है आपका ऑप्शन TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002 में। इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपको सही ऑप्शन टिक करना है। चलिए ऑप्शन नंबर मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये राइट हो जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जाता। ये बात कहा गया था किसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कहा गया था। ठीक है, जो उसमें निर्णय आया था उसमें ये बात की गई थी, मूल संरचना की बात उसमें निकल के सामने आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, भारत की संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस वर्ष जो है संविधान में समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्दों का जो है इसमें समावेश किया गया, इसमें ऐड किया गया प्रस्तावना में। ठीक है, कब किया गया ये आपको बताना है। तो आपका ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, बट इसमें 3 ही शब्द दिया गया है। 3 शब्द में कौन कौन सा है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और साथ साथ इसमें अखंडता भी जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग
जब भारतीय संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, या फिर संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, या फिर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, या फिर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष कहा गया है? इसको आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आप कौन सा सही हो रहा है। ठीक, चलिए इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तो उस समय प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बी जो होता है आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए अम्बुड्समैन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? यानी कि भारत के किस राज्य में जो है स्थानीय स्वशासन यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है और नगर पालिका जो होती है उसके लिए जो है कि किस राज्य में जो है अम्बुड्समैन नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर आपका ये बी राइट हो जाता है, केरल। केरल में जो है ओम्बुड्समैन राज्य है जहाँ पर स्थानीय स्वशासन का निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन स्वरूप की संस्था गठन किया गया है। तो ये ओम्बुड्समैन क्या है कि स्थानीय शासन जैसे नगर पालिका और नगर पंचायत है उन सब की देखभाल करने के लिए ओम्बुड्समैन जो है एक संस्था जो है कार्यरत है, जिसका काम है क्या? भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकना है। और इसका प्रमुख कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिटायर होते हैं यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9, कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? यानी कि कांग्रेस ने जो संयुक्त पूर्ण स्वराज की घोषणा की 1929 में किस अधिवेशन में की थी, ये आपको राइट आंसर बताना है। लाहौर अधिवेशन में, या फिर बम्बई अधिवेशन में, या फिर कराची, या फिर मद्रास? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन राइट हो जाता है डियर, ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जहाँ पे 31 दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता कौन किया था? नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था लाहौर अधिवेशन में। उसी अधिवेशन में बताया गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और हमारे लिए स्वतंत्रता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, और इसी दिन 1929 को इसी दिन जो है रावी नदी पे तिरंगा भी फहराया गया था, यानी कि झंडा फहराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? तो देखिए 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, महात्मा गांधी को, BR अम्बेडकर को? तो इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए जरूर। तो किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे मनु ने जो नीति निर्धारण का काम किया, वही दलितों के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सेम वही कार्य किया। उन्होंने भी इसीलिए जो है इनको आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दिया था? तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने इनको संज्ञा दिया था, या किस नाम, इस नाम से किसने पुकारा था? भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है किसको? तिलक को। चलिए इसका ऑप्शन बताइए। पहला है वैलेंटाइन सिरोल है, यहाँ पे चिरोल लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सिरोल है यहाँ पे। ठीक है, फिर वर्ड्सवर्थ है, एनी बेसेंट है, इनमें से कोई नहीं। कौन जो है भारतीय शांति का जनक कहा था, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। वैलेंटाइन सिरोल ने जो है तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? यानी कि उदारवादी
नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, महात्मा गांधी थे, बाल गंगाधर तिलक थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? कौन से उदारवादी नेता माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। दादा भाई नौरोजी जो कि एक उदारवादी नेता माने जाते थे, ठीक है, जबकि महात्मा गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी माने जाते हैं। और ये भी अराजकतावाद में मतलब कि ये उदारवादी थे और ये गरम दल के या नरम दल के नेता थे। ये सब गरम दल यानी कि ये संघर्ष करते थे और ये उदार तरीके से यानी कि कोई युद्ध और बिना हिंसा के ये आज़ादी के समर्थन में थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? दादा भाई नौरोजी जो थे आपके उदारवादी नेता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में है क्वेश्चन नंबर, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, संसद की कार्यविधि तक, अनिश्चित काल तक। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। देखिए, किसी संसद वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद उसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो ये अनिश्चित काल तक रह सकती है। यानी कि अगर पूछता कि कम से कम कितने समय तक लग सकता है, ठीक है, अगर पूछता कम से कम कितने समय तक लग सकता है तो वहाँ पे बात दूसरी थी, यानी कि 6 माह तक लगा सकते हैं हम वित्तीय आपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 क्या है? ये रहा 14 आपके सामने। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या सही होगा। आपको बताना है कि लाल बाल पाल कहलाने वाले, ठीक है, लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में तिकड़ी किन के बारे में बताती है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, मोनीलाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुरेश पाल या फिर सुरेश पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। लाल से क्या हो जाता है? लाला लाजपत राय, बाल से क्या हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक, पाल से क्या हो जाता है? विपिन चंद्र पाल। तो ये इनके बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 में क्या है? चलिए 15 देखते हैं। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? यानी कि वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा पूछा जा रहा है किससे है? अरविंद घोष से है, जयप्रकाश नारायण से है, एम.एन. रॉय से है या फिर अंबेडकर से है, सॉरी। तो आपको बताना है किससे ये संबंधित रखता है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आपको टिक करना है। चलिए जल्दी से बताइए, इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या राइट होता है। क्वेश्चन ये आंसर नंबर सी ये आपका राइट हो जाता है। एम.एन. रॉय को वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? एम.एन. रॉय से है। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र जो थी कौटिल्य की, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? कौटिल्य की रचना थी, जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं या फिर बुद्धिगुप्त, 3 नामों से जानते हैं चाणक्य को, ठीक है। तो उनने कितने विभागों की उल्लेख किया था अपने सरकार में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसमें ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि 34 विभागों की लगभग उन्होंने व्याख्या किया था चाणक्य ने अपने विभागों में, ठीक है। तो कौटिल्य ने 4 प्रमुख, इन्होंने सप्तांग सिद्धांत भी दिया था। सप्तांग सिद्धांत के रचयिता भी कौन माने जाते हैं? कौटिल्य ही माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और कौटिल्य में सप्तांग में 7 अंग थे, जैसे क्या था? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दंड, कोष, मित्र, ये सारे क्या थे? 7 सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग माने थे कौटिल्य ने। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, फिर वही उसी जो मैं बताया हूँ आपको उसी से संबंधित पूछा गया है। कौटिल्य की षड्गुप्त नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? अभी मैं बताया हूँ आपको 7, उसी में से है इन सब में से।
कौन सा सही होता है ये आपको बताना है। संधि है, मैत्री है, यान है, विग्रह है, इनमें से क्या जो है षड्गुण नीति में सम्मिलित नहीं है। यानी कि 6 इन्होंने सैन्य गुण की नीति बताई थी। जो अब मैंने सप्तांग में बताया था वो सप्तांग से अलग है, षड्गुण नीति जो होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैत्री। तो मैत्री जो है इसका सम्मिलित नहीं होता है। संधि, यान, विग्रह, ये सब जो होता है संधि, यान, विग्रह, और हो जाता है आपका आसन, संश्रय, संश्रय भी शामिल हो जाता है इसमें, और द्वैधी भाव, द्वैधी भाव, ये षड्गुण नीति थी इनकी। संधि, यान, विग्रह, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, तो इनकी 6 गुण नीति यही मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 18 में कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बहुत ईजी है। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति क्या है? अर्थशास्त्र है, इसको पता ही है सबको। ठीक है, और मनुस्मृति नीति को मनु ने लिखा था, शुक्र नीति को शुक्र ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 18 हो गया, 19 हम लोग कवर करते हैं। 19 में क्या पूछा जा रहा है? गांधी विश्वास करते थे, यानी कि गांधी किस में विश्वास करते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, साधन साध्य दोनों की उपयोगिता की पुष्टि करना। साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करते थे, ना तो साधनों की और ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते थे। साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। तो गांधी जी का विश्वास किसमें था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि अगर गांधीवाद को पढ़े होंगे, यानी कि गांधी को पढ़े होंगे, तो ये इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। गांधी जो थे साधन और साध्य दोनों को न्याय संगत मानते थे। क्या मानते थे? न्याय संगत मानते थे दोनों को, यानी कि दोनों, जैसे कौटिल्य और मैकियावेली का खंडन करते हुए गांधी की मान्यता थी कि साधन और साध्य जो दोनों होंगे न्याय संगत होंगे, यानी कि इनका न्याय बराबर होना चाहिए, ये यानी कि अनैतिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये कब प्रकाशित हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, 1848 में, 1856 में, 1810 में या फिर 1860 में? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रकाशित हुआ था 1848 में। इसमें डेट पूछा है तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि इसमें डेट लोग अक्सर याद नहीं करते हैं, बस याद करते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी है? मार्क्स की है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यहाँ पे पर्सनली मार्क्स की नहीं है, ये एंजल्स के द्वारा भी, यानी कि सह लेखक थे इसके, मार्क्स और एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। मार्क्स ने जो बताया कि सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है, यह क्या है? यह एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को या फिर एक निरंकुश राज्य को? तो किसका आंसर क्या सही होगा इसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है इसका। तो चलिए मैं बताता हूँ, एक अल्पकालीन राज्य को, ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है कि एक जो है अल्पकालीन राज्य को ही मार्क्स का सर्वहारा की तानाशाही ये व्यक्त करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी भी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। ये कथन किसका है? गैटिल का है, बेंथम का है, गैटिल का है, हेनरी मैन का है या फिर डायल का है? तो कौन सही है ऑप्शन हो जाता है इसका आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ये हेनरी मैन का कोटेशन है, बहुत ही फेवरेट कोटेशन है ये, कि बेंथम से लेकर आज तक होने वाली ऐसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ही ना पड़ा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग।
23 में है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन एक बार आया था, यानी कि 2021 वाले टीजीटी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने किया था? जर्मी बेंथम ने किया था, जॉन लॉक ने किया था, या फिर जेएस मिल ने किया था, या फिर एडम स्मिथ ने किया था। ये आपको बताना है। एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 23 का आपका राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बेंथम जो थे उपयोगितावाद के जनक भी माने जाते हैं। बेंथम कौन माने जाते हैं? उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया और ये गुप्त मतदान के भी पक्षधर थे, यानी कि गुप्त मतदान के भी पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के द्वारा, प्लेटो, हेगल, ग्रीन, किसके द्वारा राइट किया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट हो जाता है डियर आपका 24 का आपका सी। हीगल द्वारा जो लिखा गया है फिलॉसफी ऑफ द राइट, किसके? हीगल द्वारा लिखा गया है, ठीक है। प्लेटो को जानते ही हैं, प्लेटो ने कौन सी कृति राइट की है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इनकी बहुत ही मशहूर कृति है प्लेटो की। अरस्तु द पॉलिटिक्स, ग्रीन की क्या है इस पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? यानी कि इसमें से पूछा जा रहा है कौन ऐसे विचारक थे जो महिला मतदान के बहुत प्रबल समर्थक माने जाते थे? अरस्तु थे, लेनिन थे, जर्मी बेंथम थे, जेएस मिल थे। देखिए इसका ऑप्शन राइट हो जाता है 25 का डी आपका। जेएस मिल को जो है महिला समर्थन मताधिकार में प्रबल समर्थक माना जाता है, क्योंकि जेएस मिल को जो थे एक ऐसे विचारक थे जो कि किसी भी संसद में बोलते थे तो वो मतलब चुप होने का नाम ही नहीं लेते थे। और वो जो थे उनकी महिला मित्र थी, एक महिला मित्र थी जिनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को प्रकाशित किया, और इसी वजह से वो महिला के विशेष रूप से समर्थक माने जाते हैं। अगर जेएस मिल की जीवनी आपने पढ़ा होगा तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। राजा पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, प्रतिरूप है या छाया है, जो भी कह सकते हैं आप, यानी कि इसके कहने का मतलब यही है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। किसने कहा था? एडमंड बर्क ने कहा था, हीगल ने कहा था, कांट ने कहा था, बेंथम ने कहा था। बहुत ही अच्छा ये कोटेशन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ कोटेशन है। तो इसका ऑप्शन बी जो होता है राइट हो जाता है। हीगल जो थे एक क्या थे? आदर्शवादी विचारक माने जाते थे, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप है, ये राज्य को सब कुछ मानते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। 27 निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध के विचारक नहीं है? यानी कि सामाजिक अनुबंध मतलब इसमें देखिए आपको कन्फ्यूजन हो गया। सामाजिक अनुबंध का मतलब सामाजिक समझौता भी हो सकता है, समझौता, तो इसको समझौता भी समझिएगा आप, तब नहीं अनुबंध की जगह समझौता नहीं दिया तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो सामाजिक अनुबंध से कौन संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। इमैनुअल कांट है, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं या जॉन रॉल्स, तो कौन सामाजिक समझौते से संबंधित नहीं है? 27 को आपको बताना है। तो देखिए इमैनुअल कांट जो माने जाते हैं आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है, आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं कांट। तो सामाजिक समझौता जो है लॉक, थॉमस हॉब्स और जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? हॉब्स, लॉक, रूसो और रॉल्स भी इसमें आते हैं, और मैंने बताया इमैनुअल कांट जो थे ये जर्मनी के दार्शनिक तथा प्रबुद्ध आंदोलन में एक प्रमुख विचारक थे। ये जनक भी माने जाते हैं दार्शनिक के, आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं, आधुनिक आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं, जो कि एक प्राकृतिक राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है? कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के लिए, देखते हैं एक मिनट, हाँ, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का
अर्थ है ब्यूटिशियन यानी सुंदर रूप से देने वाला, मजिस्ट्रेट सिक्कों का निरीक्षण, या फिर जमींदार। रूप दर्शक क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 का आपका राइट हो जाता है डियर, 28 का आपका सी राइट हो जाता है। सिक्कों का निरीक्षण करने वाला जो था वो उसको रूप दर्शक माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बहुत ही फेमस ये है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या था? यानी कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो था किसने लिखा था? लॉक ने लिखा था। और पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपाद्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 का है ना। तो क्या किस चीज़ का उसमें वर्णन किया गया था टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में? उसका पहला प्रतिपाद्य विषय क्या था? प्राकृतिक अवस्था का वर्णन या फिर सामाजिक संहिता का वर्णन, थॉमस हॉब्स की आलोचना या रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना जो थी। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में जो लॉक ने बताया उसका पहला प्रतिपाद्य विषय क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन 29 का आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर डी, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना उन्होंने किया था। ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के पहले प्रतिपाद्य में रॉबर्ट फिल्मर की उन्होंने आलोचना किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। 30 है, समान इच्छा की अवधारणा किस तरह है? गुणात्मक अवधारणा है, परिणात्मक है, या फिर आंशिक रूप से चलिए देखते हैं। या फिर आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिणात्मक है। ना तो गुणात्मक ना ही परिणात्मक अवधारणा है। समान इच्छा की अवधारणा क्या है? समान इच्छा। परिणात्मक अवधारणा क्या है? गुणात्मक अवधारणा है, या फिर आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिणात्मक है। ना तो गुणात्मक ना ही परिणात्मक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या राइट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, समान इच्छा की अवधारणा जो थी गुणात्मक अवधारणा थी। कैसी अवधारणा थी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है, गुणात्मक अवधारणा। यानी कि रूसो ने ये समान इच्छा की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? रूसो द्वारा जो है समान इच्छा का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रूसो के द्वारा ये व्यक्त किया गया था, यानी कि प्रतिपादन किया गया था। समान इच्छा जो थी मानव कल्याण की कुंजी थी, यानी कि मानव का कल्याण केवल गुणात्मक तरीके से ही किया जा सकता है, परिणात्मक रूप से बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और गुणात्मक और ना ही परिणात्मक, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन लाना है तो उसमें गुणात्मक अवधारणा का समावेश तो करना ही पड़ेगा। अगर परिणात्मक करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी समाजवादी थी, या पूर्व सामाजिक थी, या पूर्व राजनीतिक थी, या ऐतिहासिक थी? जो लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा थी वो किस तरह की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो लॉक थे उन्होंने सामाजिक समझौता अगर पढ़ा होगा आप उनका, तो ये क्वेश्चन बता सकते हैं कि लॉक सामाजिक अवधारणा में जो उनका अवस्था थी किस तरह की प्राकृतिक अवस्था थी, उनके व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट हो जाता है, पूर्व राजनीतिक थी। यानी कि सामाजिक अवधारणा जो थी पूर्व राजनीतिक मानते थे वो। लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के तहत होता था, व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का इस्तेमाल करता था। यानी कि लॉक ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई ने जो है प्राकृतिक अवस्था में 3 प्राकृतिक नियम बताए थे। जीवन हो गया आपका, स्वतंत्रता हो गया और संपत्ति। ये 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार लॉक ने माना था, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था संपत्ति के अधिकार पर। ठीक है, कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए संपत्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 32 में लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। यानी कि लॉक के समझौता सिद्धांत में 2 समझौता हुआ था। यानी कि पहला समझौता ये आपसे पूछा जा रहा है किससे हुआ था। ऑप्शन ए है लोगों में आपस में हुआ था, दूसरा है जनता में या समुदाय में हुआ था, तीसरा है आपका जनता एवं सबवर्ग के मध्य हुआ था, और चौथा है आपका जनता एवं सरकार में हुआ था। तो डियर आपको बताना है लॉक ने सामाजिक समझौता दो इसने समझौता हुआ था
लाग के समझौते में, जबकि हाब्स ने एक समझौता किया और रूसो ने भी एक ही समझौते की बात की थी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा समझौता पहला हुआ था और कौन सा दूसरा हुआ था। बट आपसे इसमें पहला समझौता पूछा जा रहा है जो लाग से संबंधित है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये 32 का आंसर आपका राइट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 का ए, यानी कि लोगों में आपस में ही समझौता हुआ था। लाग के द्वारा जो दो समझौता हुआ, पहले तो लोगों में आपस में हुआ समझौता, इसके बाद जो समझौता हुआ जनता और संप्रभु में, यानी कि जनता और राजा में समझौता हुआ था। ये आपको याद रखना है। जबकि हाब्स ने एक ही समझौते की बात की और रूसो ने भी एक ही समझौते की बात की, जिससे जो है राज्य और सरकार दोनों का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम लोग। 33, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत और अल्प है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसने कहा था कि व्यक्ति का जीवन एकाकी है, क्षुद्र है, घिनौना है और पशुवत और अल्प है, बहुत ही तुच्छ है। ये 33 का क्वेश्चन आपका बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैकियावेली ने कहा, या फिर हॉब्स ने कहा, या फिर लॉक्स ने कहा, या फिर रूसो ने कहा। कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसको आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। तो हॉब्स ने कहा जो है मनुष्य का जीवन जो है क्षणिक है, जीवन एकाकी, क्षुद्र है और ये स्वार्थी है। ये सब किसने कहा था, हॉब्स ने कहा था। हॉब्स को आप जानते ही हैं कि हॉब्स जो है ये प्रभु, यानी कि जो निरंकुश राजा की अवधारणा जो है किससे जुड़ी हुई है, हॉब्स से जुड़ी हुई है। ये कहता है कि हम अपनी शक्तियों को राजा को सौंप दें और राजा जो है हम पे हमारे जो है जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करे, और राजा को ये सारे असीमित शक्ति प्रदान करता है, जिससे ये इसका राजा क्या हो जाता है, निरंकुश राजा हो जाता है। ठीक है। जबकि मैकियावेली और लाग और रूसो, ये दोनों, मतलब रूसो ने क्या किया था, रूसो ने जो था यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जबकि लाग कानूनी संप्रभुता के पक्षधर थे। ठीक है। और मैकियावेली के बारे में बता दूं, मैकियावेली की जो आधुनिक भारत का इन्हें मैकियावेली है ना, तो मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक है प्रिंस। उन्होंने प्रिंस में राज्य शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति की बात की थी। ठीक है। राज्य शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति की बात किसने की थी, यानी कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। 34, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी। अब बहुत ही क्वेश्चन है ये, देखिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें पूछा जा रहा है प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दिया था, इसका ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। रूसो जो थे वो मानव को बोलते थे आदर्श बर्बर है, यानी कि एक ये सभ्य बहुत ही, मतलब कि ये विवेकहीन है, लेकिन आदर्श प्राकृतिक अवस्था का जो मानव है एकदम मतलब निस्वार्थी है, आदर्श है और ये किसी भी तरह की छल कपट से दूर रहता है। ठीक है। ये जो है रूसो के प्राकृतिक मानव का स्वभाव बताया गया था। ठीक है। तो हॉब्स लॉक रूसो को जरूर से आप पढ़िएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। जो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आप एग्जाम में देखेंगे, तो हॉब्स लॉक रूसो जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, उसमें से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं ना। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बोधा। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। 35 का क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य को क्या इन्होंने कहा, समुदायों का समुदाय कहा, यानी कि सर्वोच्च समुदाय इन्होंने बताया। राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, ये एक सर्वोच्च समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। 36, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। यह सभा कांग्रेस की थी तथा कांग्रेस ही भारत था। यह किसका कथन है, संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। बहुत ही अच्छा कोटेशन है ये। इसका आंसर आपको बताना है। मैरिस जोन्स हैं, पॉल आर ब्रॉस हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन है, रिचर्ड सीसन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना है 36 का। चलिए मैं बताता हूँ। 36 का आपका ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में ही एक दलीय निकाय थी और वह सभा कांग्रेस थी
और तथा कांग्रेस ही भारत था। बहुत ही अच्छा है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। 37 में है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो किसने कहा कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गया आदेश है, इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। किसने कहा कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ऑप्शन नंबर ए टी.एच. ग्रीन है, या फिर हॉलैंड है, बेंथम है, या फिर ऑस्टिन है। इसमें आपको ऑप्शन सही बताना है। चलिए 37 का मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी है। जॉन ऑस्टिन जो है, यानी कि ये कानूनी संप्रभुता के भी जनक माने जाते हैं, जिन्होंने प्रतिपादन किया था जॉन ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने कहा कि कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतम को दिया गया आदेश है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था, अभी मैंने बताया था इसके पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आया था एंजल्स द्वारा, प्रौधा द्वारा, लेनिन, मार्क्स तथा एंजल्स द्वारा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है, इसके पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको करा चुका हूँ। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्या राइट हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, कि ये कार्ल और मार्क्स की सह लेखक, यानी कि दोनों ने मिल के लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस समाजवाद में है, उदारवाद में है, वैज्ञानिक समाजवाद में है, या फिर फासीवाद में है? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मानव विवेक में आस्था, यानी कि मानव के विवेक में कौन लोग मानते हैं कि मानव विवेक जो है बहुत ही अच्छा होता है, और इस विचारधारा के समर्थक कौन माने जाते हैं? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है, उदारवादी। उदारवाद जो है मानव विवेक की आस्था में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए 40 देखते हैं। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया था? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद की बात करेगा तो वहाँ पे आपको मार्क्स को बताना है, जबकि यहाँ वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात करेगा तो किसको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। लास्की ने कहा, बेंथम ने कहा, मिल ने कहा, फिर या स्पेंसर ने कहा। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया या विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आपका हो जाता है स्पेंसर। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का जनक भी इनको माना जाता है, ठीक है। किसको? स्पेंसर को। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था? किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था? एडम स्मिथ हैं, मार्क्स हैं, हीगल है, या फिर रूसो हैं कि इन्होंने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था? तो ये आपको राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? आपके रूसो द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। जो आधुनिक दल है इसका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, फिर सी इंग्लैंड है, डी बेल्जियम है। कहाँ पे सर्वप्रथम आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम दल व्यवस्था का उद्भव विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव किए गए थे जुलाई 1946 में, फिर दिसंबर 1946 में, या फिर जनवरी 1947 में, या फिर अगस्त 1947 में। 42 का आपको बताता है। तो इसका जो है मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन राइट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। इसका जो चुनाव का आयोजन किया गया था ये जुलाई अगस्त में किया गया था 1946 में, ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था इसके अंतर्गत, और निर्वाचन सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय जो थे 389 सदस्य थे। भारत में जो प्रस्तावित संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य थे, ठीक है। और 292 सदस्य जो थे प्रांतों से थे। कहाँ से थे? 292 सदस्य प्रांतों से थे, और बाकी 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों से थे। बाकी जो 4 चीफ कमिश्नरी से थे, ठीक है। फिर 2 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था।
अगर पूछता है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को जो है इसका गठन किया गया था अंतरिम रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से ये बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी। जर्मनी के हिटलर को आप जानते होंगे, ये एक फांसीवादी विचारक है। तो पूछा जा रहा है जर्मनी में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित इसने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 का आपको बताना है आंसर, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र, तानाशाही या फिर लोकतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या फिर राजतंत्र, किस तरह की शासन व्यवस्था थी हिटलर की, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि हिटलर तानाशाही, कि आप हिटलर हो गए हैं क्या। तो ये एक तानाशाही, जर्मनी का एक तानाशाही शासक था हिटलर। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। 45 में क्या है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कुलीन तंत्र है या संसदीय है या राजशाही है या तानाशाही। तानाशाही तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राजशाही में बिल्कुल नहीं हो सकता, कुलीन तंत्र में बिल्कुल नहीं हो सकता, एक संसदीय प्रणाली है। इसमें आपको सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 45 का बी। संसदीय सरकार जो होती है वो उत्तरदायी सरकार माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन हो जाता है, संसदीय सरकार। तो इसको जो मंत्रिमंडल सरकार भी बोलते हैं, संसदीय सरकार को मंत्रिमंडल सरकार भी बोलते हैं, मंत्रिमंडल, या फिर वेस्टमिनिस्टर सरकार के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली से नाम के से भी इसको जाना जाता है। और इसका एक संसदीय प्रणाली का एक मुख्य विशेषता ये है, विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो होता है इसमें समन्वय एवं सहयोग का सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है। कानून का सर्वमान्य यानी कि सबसे उचित स्रोत क्या है। परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म है या फिर कानूनी टीकाएं हैं या विधानमंडल है। कि कानून सबसे अच्छा मान्य किस तरह से किया जा सकता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी, कि विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सबसे अधिक मान्य होते हैं। धर्म से कोई कानून नहीं बन सकता, रीति रिवाज से नहीं बन सकता और कानूनी टीकाएं से नहीं बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत, दो सिद्धांत प्रचलित थे, ठीक है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी, एकलवादी संप्रभुता जो कानूनी संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता था, और ये बहुलवादी की बात कर रहा है, ठीक है। तो बताना है कौन इसके सर्वप्रथम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लास्की हैं, वान गिरियक हैं, बोधा हैं, मैक्यावर हैं। तो मैं आपको ऑप्शन में बता दूं, इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वान गिरियक जो होते हैं बहुलवादी संप्रभुता के या बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, गिरियक। और ब्रिटिश लेखक मैटलैंड फिगिस और बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो गिरियक और मैटलैंड ये दो विचारक थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। अगर गिरियक या मैटलैंड दोनों में से अगर दोनों आते हैं तो वहाँ पे आपको मैटलैंड टिक करना है, बट अगर गिरियक है तो गिरियक या फिर मैटलैंड को ही टिक करना है, वैसे दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं पाई जाती है, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर क्यूबा में। तो मैं आपको बता दूं, बहुदलीय व्यवस्था कहाँ नहीं पाई जाती है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। क्यूबा में बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जब किसी देश की राजनीति में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल भाग लेते हैं, जिसे सत्ता में भागीदारी हो, तो उसे हम बहुदलीय प्रणाली जानते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में बहुदलीय प्रणाली है, बहुत दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, बहुत सारे बसपा है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां जहाँ पे होती हैं वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था उसको कहा जा सकता है। जबकि देखिए, इसमें फ्रांस में भी बहुदलीय व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और जर्मनी में भी है, ठीक है, और भारत में भी है। जबकि क्यूबा में जो है क्या है, कम्युनिस्ट शासन है, केवल एक दल की व्यवस्था है, केवल यहाँ पे एक ही दल है, वो कौन है, कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, वही एक ही मात्र दल है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत में, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए यहाँ पे आ गया, अभी मैंने बताया इसको एकलवादी को कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है।
कानूनी संप्रभुता भी इसको नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑस्टिन है, हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो। अगर मेरी व्याख्या को आप ध्यान से सुने होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो इसका आंसर बहुत ही ईजी हो गया होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया था, कानूनी संप्रभुता के जनक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं, एकलवादी संप्रभुता के जनक जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। जबकि हॉब्स जो है, मैंने बताया था आपको, निरंकुश संप्रभुता के, और रूसो जो थे लोकप्रिय संप्रभुता के, और लॉक जो थे सीमित संप्रभुता के, सीमित संप्रभुता यानी कि संवैधानिक सरकार की बात करते थे, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहेंगे तो अब मुझे विश्वास है कि आपकी जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक बहुत सही हो सकती है, और काफ़ी चीज़ें आपको याद भी हो सकता है। ऐसा नहीं है मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं, जिससे मैं आपको पढ़ाते वक्त मुझे भी सीखने को मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो मैं जो जानता हूँ आपको बताने का प्रयास करता हूँ, और जो नहीं जानता हूँ उसको मैं खोजने की प्रयास करता हूँ, और उससे मुझे जानने की मतलब मैं उसको जानने का प्रयास करता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। इससे मेरे भी नॉलेज में वृद्धि होगी और आपके नॉलेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इस बढ़िया ये निबंध है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी किसने लिखा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मैं आपको ऑप्शन बता दूं। इसका ऑप्शन चलिए, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल, अर्नेस्ट बार्कर, ईसा बर्लिन। तो 4 एसेज ऑन लिबर्टी, 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये जो बुक है ये किसकी है? ईसा बर्लिन या आइसा बर्लिन भी इनको नाम कहा जाता है, ठीक है। अब बता दें ऑन लिबर्टी में क्या है। ये नकारात्मक ये आइसा बर्लिन क्या है? ये नकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता की ये समर्थक, महत्वपूर्ण समर्थक मानी जाती हैं। इनकी एक बुक और है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। जैसे यहाँ पे है 4 एसेज ऑन लिबर्टी, एक है कॉन्सेप्ट ऑन लिबर्टी, ये भी उनकी बुक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वो भी इनकी क्या है? एक बुक है। द पावर ऑफ आइडियाज, ये भी है। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, तो ये सब उनकी बुक है। आइसा बर्लिन कौन है? नकारात्मक स्वतंत्रता की समर्थक मानी जाती हैं। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जो वितरणात्मक न्याय है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हॉब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, लॉर्ड एक्टन के द्वारा। कौन वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन माना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, आपको क्या इसमें कौन वितरणात्मक न्याय के प्रतिपादन माने जाते हैं? अरस्तु को जो है वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादक माना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका अरस्तु राइट होता है। वितरणात्मक न्याय अरस्तु द्वारा दिया गया था। इसमें देखिए वितरणात्मक न्याय, इन्होंने न्याय 2 प्रकार का बताया था। एक वितरणात्मक न्याय बताया था, और दूसरा क्या बताया था आप? एक वितरणात्मक था, दूसरा सुधारात्मक न्याय की बात किया था इन्होंने। कौन सा न्याय? सुधारात्मक न्याय की बात की थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि राज्य का जो विकास है उसको सही क्रम में आपको बताना है। इसका अगला दूसरे पेज पे थोड़ा सा गया है, जैसे कि उसका जो मैचिंग करने वाला है, जैसे ऑप्शन 1, 2, 3, तो आपको इसको क्रम से बैठाना है। प्राच्य साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य है, यूनानी नगर है, और राष्ट्र राज्य है। यानी कि आपको क्रम से बैठाने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा राज्य आया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा राज्य आया ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्राच्य राज्य आया। प्राच्य राज्य समझ रहे हैं? जब से प्राचीन राज्य, यानी कि कबीला राज्य के बाद जो आया था प्राच्य राज्य आया था, ये आपको याद रखना है। सेकंड पे आया था आपका यूनानी राज्य, यूनानी नगर राज्य आ गया था। रोमन राज्य आता है, इसी में जो है आपका मध्यकाल पड़ता है। सामंती राज्य भी इसको कहते हैं, रोमन साम्राज्य को। फिर इसके बाद आपका राष्ट्र राज्य की अवधारणा आती है। यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा 1, 2, 3, 4। तो देखते हैं कहाँ पे है ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग, कहाँ पे है। सबसे पहले कौन सा आया? प्राच्य राज्य आया। सबसे पहले प्राच्य राज्य आया था, ठीक। इसके बाद यूनानी नगर राज्य, हाँ 1, 3
1324। आपका ऑप्शन क्या सही होता है? 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 3 2 4 होगा। 1 3 पहले ये आया प्राच्य राज्य आया, फिर सेकंड आपका आया यूनानी नगर राज्य, थर्ड पे आया आपका रोमन साम्राज्य, फिर फोर्थ पे आया आपका राष्ट्र राज्य। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो होता है आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाता है। 1 3 2 4 कौन कौन सा आया था? सबसे पहले आपका आया था प्राच्य राज्य, याद रखना है। प्राच्य राज्य के पहले अगर पूछता है तो आपका कबीला राज्य आया था। सबसे पहले कबीला राज्य आया, प्राच्य राज्य आया, यूनानी नगर राज्य आया, फिर रोमन साम्राज्य आया या सामंती राज्य आया, फिर जो है राष्ट्र राज्य आया। अब लोक कल्याणकारी राज्य प्रेजेंट टाइम में आ गया है। चलिए 53 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा जा रहा है ये आपको पता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ये कोटेशन किसका है ये आपको बताना है 53 का। ऑप्शन नंबर ए है ब्राइस, बी है बार्कर, सी है लॉस्की, डी है गॉर्नर। तो ऑप्शन नंबर आपका 53 का कौन सा राइट होता है ये आपको बताना है कि प्रत्येक राज्य का उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, लॉस्की द्वारा जाया जाता है। यानी कि हमारे अधिकार जो होते हैं हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने बताया था राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर अधिकार नहीं है तो अधिकारों के बिना मानव जीवन अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए इन्होंने अधिकारों की बात की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। 54 में क्या पूछा जा रहा है? सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? नगर राज्य, ये तो आप इसके पहले मेरा जो 10 क्वेश्चन जो यानी कि 10 क्वेश्चन का मैं रिवीजन करवाया हूँ, वहाँ पे जाके आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बने हैं। तो समानतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से, प्राचीन चीन से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी राइट, 54 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। प्राचीन यूनानी राज्य को, यानी कि ये यूनान से संबंधित है। ठीक है, नगर राज्य जो है पोलिस शब्द से बना है। किससे बना था? पोलिस से। पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। ये आपको इसके पहले बताए थे। जो छोटे छोटे नगर राज्य थे उनकी पर्यायवाची होते हैं। यूनानी नगर का ये आधुनिक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने समाज को ईंट कहा तथा राज्य को सीमेंट कहा था? 55 का क्वेश्चन है। आशीर्वादम ने कहा, गिलक्राइस्ट ने कहा, गेटल ने कहा या फिर गवर्नर ने कहा? तो 55 का आपका राइट हो जाता है आशीर्वादम। आशीर्वादम ने जो कहा कि समाज को ईंट बताया और राज्य को सीमेंट उन्होंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य ना साधन है ना ही साध्य है। आपको ये बताना है कि राज्य का स्वरूप प्रेजेंट टाइम में क्या है। ये देखिए पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है बहुत सारे। अगर आपको सिद्धांत पढ़ना है तो सिद्धांत पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में। तो इसका ऑप्शन 56 का क्या सही होता है उसको आपको बताना है। राज्य अपने में एक साध्य है, या फिर राज्य साध्य का एक साधन है, या फिर राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य ना तो साधन है ना ही साध्य है, ये आपको बताना है। 56 का आपका राइट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्य जो है साधन और साध्य दोनों है, यानी कि राज्य का कार्य साधन, यानी कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य करने से उसको क्या हो जाता है? साधन हो जाता है। और राज्य साध्य, राज्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो कार्य करता है राज्य क्या हो जाता है? साध्य हो जाता है। तो यहाँ पे साधन का मतलब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। डिफिनेशन नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है?
कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाता है? न्यायतंत्र है, जनसंख्या है, क्षेत्र है, संप्रभुता है। यानी कि इसमें राज्य का सर्वोच्च शक्ति किसे पहचाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। 57 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। देखिए इसमें एक बोधा ने संप्रभुता जो है, संप्रभुता के जनक जो होते हैं जीन बोधा माने जाते हैं, और उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित होती है। उन्होंने ही कोटेशन दिया था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित होती है। संप्रभुता के जनक कौन माने जाते हैं? बोधा माने जाते हैं, आपको पता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। लासवेल ने कहा, या फिर लॉस्की ने कहा, डेविड स्टर्न ने कहा, या फिर अल्मंड ने कहा? क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा राइट होता है? 58 का आपका क्वेश्चन नंबर ये लासवेल ने कहा कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, राजनीति का विषय है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश में उन्होंने कहा था पॉलिटिक्स में, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। इन्होंने इनका एक कोटेशन है, ये ऐसा मत सोचिए कि बस ऐसे कब और कैसे का, तो ये कोटेशन है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। वह कौन है, कौन सा राजनीति का विषय, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो होता है राइट हो जाता है, लॉसवेल। 59 देखते हैं हम लोग। 59 में है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? बियॉन्ड द स्टेट के लेखक कौन है? रॉबर्ट नाजिक, D.L. हॉफमैन, गुन्नार मिर्डल, जॉन गुंटर। तो इसके ऑप्शन 59 का ऑप्शन राइट हो जाता है, 59 का सी आपका राइट। गुन्नार मिर्डल जो थे वो एक स्वीडन के जो थे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद उनको जो है एक मेडल मिला था जिसको हम क्या कहते हैं? नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। उनकी रचना इस क्या थी? बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। किसकी थी? गुन्नार मिर्डल की। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 है यूनेस्को के राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया? यूनेस्को की राजनीतिक क्षेत्र का जो विस्तार है यानी कि निर्धारण है कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1948 में किया गया, 1949 में, 1950 में, फिर 1951 में। तो इसका राइट आंसर होता था ये 1948 में किया गया था। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र का निर्धारण करने हेतु तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है 1948 में ही विश्व के प्रमुख राजनीतिक शास्त्रियों के सम्मेलन किया गया था, जिसमें पारंपरिक विज्ञान को क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन के विषय में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था। तो क्या क्या था उसमें राजनीतिक सिद्धांत था, राजनीतिक संस्थाएं थी, और राजनीतिक दल समूह और लोकमत थे, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया था? 1948 में। क्या क्या था? राजनीतिक सिद्धांत थे और राजनीतिक संस्थाएं थी, राजनीतिक दल और समूह, लोकमत, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी थे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो 61 का आपको बताना है, गार्नर ने दिया, लास्की ने दिया, गिलक्राइस्ट ने दिया, या पॉल जैनेट ने दिया। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दिया था? पॉल जैनेट के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों 62 रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। तो देखिए इसके पहले भी आपको मैंने बताया कि राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग जो आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दिया है? तो ये पॉल जैनेट ने दिया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट आपको याद रखना है, इसका कोटेशन बहुत ही ईजी है, बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, पॉल जैनेट का। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपको डियर कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। संसदीय सरकार या फिर बेस्ट मिनिस्टर, अभी इसके पहले मैंने बताया था, बेस्ट मिनिस्टर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच समन्वय
उस संसदीय सरकार की विशेषता होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 63 अनुवांशिक व्यक्ति होता है या निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है या संवैधानिक प्रधान होता है। तो देखिए संवैधानिक तरीके से ही चुना जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाया गया है। तो जिसमें संवैधानिक प्रधान ही प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक प्रधान कौन हुआ, तो इसमें संवैधानिक प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है, और उसके नाम से जो है सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो डियर ये रहा 63 क्वेश्चन, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी से संबंधित, जो राजनीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं कई एग्जाम में। तो इस सारे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए, अपने आप से खुद से आंक सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा। अगर नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ये आपको इसका PDF मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। इसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और डेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। सब्सक्राइब करने के बाद और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर करने से 2 फ़ायदे आपके होंगे कि आपके नॉलेज को उनके पास तक पहुंच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ शेयर करने से मेरा भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जब शेयर करेंगे, जब ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो पढ़ाने में जो एजिटेशन हो उसको ख़त्म करके जो है मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और मैं नई चीज़ें इसमें ऐड करने का प्रयास करूँगा। देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं डिस्क्रिप्शन करने लगूँ, यानी कि सबकी एक एक विकल्प की मैं व्याख्या करूँ तो लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। इस तरह मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम व्याख्या करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।